हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण का आज हम प्रश्नावली 5.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो 5.1 को सॉल्व करने से पहले आप इससे पहले बनाए गए बेसिक जो चैप्टर नंबर 5 का बेसिक वीडियो है उसको आप रीड करिए। उसके पश्चात आप एक्सरसाइज पे आइए ताकि आपको आपकी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 है वह आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपकी प्रश्नावली 5.1 के जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है प्रश्न पहला आपका बोलता है नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। यानी आपको जो कथन दिए हुए हैं, आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस स्टेटमेंट से हमको इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं आपकी पिछले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ। तो पहले हम कोई भी कथन है उसको हम पढ़ेंगे, उसके स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि फिर समीकरण हम बनाएंगे। तो पहले देखो लिखा दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए क्रमागत क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो क्रमागत के बारे में मैं आपको बता दूं। क्रमागत कहने का मतलब किसी संख्या में एक का अंतर। जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद क्या आएगा आपका? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये देखते जाइए, इसको बोलते हैं क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्या। तो क्रमागत का अर्थ ये होगा किसी संख्या के बीच में एक का अंतर रहे। जब दो संख्या के बीच में एक का अंतर रहे तो उसे हम क्रमागत संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 3 और 4, तो 4 और 3 के बीच का अंतर कितना होगा? एक का अंतर है। 5 और 6 के बीच, 4 और 5 के बीच कितना अंतर होगा? एक का। तो ये क्या है? क्रमागत है। तो क्रम एक के अंतर वाला जो संख्या होती है, दो संख्याओं में अगर एक का अंतर आए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या। अब हमारे पास ये आता है, अगर हमको बोल दे कि सम संख्या का क्रमागत क्या होगा, विषम संख्या का क्रमागत क्या होगा, तो सम संख्या और विशेष संख्या के लिए थोड़ी सी परिवर्तन हो जाती है। जो मैं आपको क्रमागत बताया ये मैं प्राकृत संख्या के लिए आपको बताया। क्रमागत का मीनिंग कि ऐसा होता है 1 2 3 4 5 से किधर, ये क्या है? क्रमागत है क्योंकि इनके बीच में एक का अंतर आ रहा। अब देखो, अगर आपको सम संख्या का क्रमागत कहे तो मैं आपको बता दूं सम संख्या के क्रमागत में 2 का डिफरेंट होता है। जैसे सम संख्या का क्रमागत क्या होगा? 2 4 6 8 ETC ऐसे आते जाते हैं। विषम संख्या क्या होता है आपका? 3 5 7, ये सब आपके क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या में अगर आपका क्रमागत पूछे कि कितने का डिफरेंट रहता है तो आप बोलेंगे कि इनके बीच में 2 का डिफरेंट रहता है। बट ऑनली क्रमागत बोले तो ये क्या है? एक एक का डिफरेंट रहता है। ठीक है, समझ में आया क्रमागत क्या है? तो ये होती है क्रमागत संख्याएं। अब देखो, मैं आपको क्रमागत बता दिया तो बोल रहा दो क्रमागत संख्या। तो मान लो, माना जो नंबर है, ठीक है, माना प्रथम संख्या, ठीक है, 2 बोल रहे हैं ना, तो मान लो माना प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या आपका यदि x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए आप? तो दूसरी संख्या क्या होगा? कितने का अंतर होगा इसमें? एक का। यानी दूसरी संख्या क्या होगा? एक अधिक हो। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आता है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएंगे। तो इसी में एक समय अगर हम क्या जोड़ेंगे तो इसकी अगली संख्या मिलेगी। तो एक समय हम 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी। तो ये हो जाएगा x + 1। तो अतः जो आपका समीकरण होगा वह क्या होगा? क्या बोलता है आपका? दो क्रमागत संख्याओं का योग। तो पहली संख्या x, इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x + 1, दोनों का योग आ जाएगा। कितना बोल रहा है? 11। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण, ये हमारा होगा उत्तर। ठीक है, ये ऐसे आप लिखेंगे। आया बात समझ में?
चलिए और समझते हैं कुछ क्वेश्चनों से। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग। टिकेंद्र और जो तेजराम है दोनों को आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जबकि टिकेंद्र की आयु, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, टिकेंद्र की आयु जो है तेजराम की आयु की दुगनी है। ठीक है, टिकेंद्र की जो आयु होगी तेजराम की आयु की दुगनी, यानी तेजराम की आयु यदि 1 है तो टिकेंद्र की आयु कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि 2 गुना है। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना तेजराम की आयु, कैसे समीकरण बनाएंगे इसकी, तेजराम की आयु। तो देखो प्रश्न अनुसार तेजराम की आयु को हम अपने मन से मान लेते हैं x। आप चाहो तो y भी ले सकते हो, आप चाहो z भी ले सकते हो, आप चाहो तो x भी ले सकते हो, आपको ऊपर है कि आप कौन सा चर लोगे। बट मेरी इच्छा यहाँ पर x, तो मैं क्या करता हूँ, x लेता हूँ। तो तेजराम की आयु कितनी है, x है। तो तेजराम की आयु का दुगुना किसका है, टिकेंद्र की आयु। तो टिकेंद्र की आयु क्या हो जाएगा, टिकेंद्र की आयु, तो टिकेंद्र की आयु आपका कितना हो जाएगा, 2x। और आपका प्रश्न बोलता है दोनों के आयु का योग कितना होता है, 30 होता है। तो लिख दीजिए, अतः आपका समीकरण क्या हो जाएगा, अतः समीकरण तेजराम की आयु x और टिकेंद्र की आयु कितना, 2x, दोनों का योग कितना हो जाता है, 30 हो जाता है ये। तो तेजराम और टिकेंद्र की जो वाला प्रश्न है इसका समीकरण क्या बनेगा, इसका समीकरण बन जाएगा x + 2x = 30। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसी में और प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा ही है। प्रश्न वाली 5.1 ही पढ़ रहे हैं। क्या है प्रश्न में पढ़ता हूँ, एक त्रिभुज की एक भुजा। फिर देखो प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। कभी भी आपको समीकरण बनाने वाला दे दिया या कोई भी स्टेटमेंट दिया उससे आपको समीकरण बनाना है या समीकरण से स्टेटमेंट बनाना है, तब की स्थिति में आप प्रश्न को बहुत आसान से पढ़िए और समझिए। देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर। यहाँ पर समझेंगे, एक त्रिभुज की एक कोई भुजा है, उसमें क्या, दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर। ठीक है, दूसरी भुजा की दुगनी होगा और तीसरी भुजा के बराबर। यानी कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा को, फर्स्ट भुजा को अगर हम x मान, देखो यहाँ पर हमने डायग्राम से समझेंगे। देखो कैसे बोल रहा है, मान ले जाए एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल मैं बोल लेता हूँ, थोड़ा सा पेपर इधर, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से इस बात को समझो। अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABC, तो इसमें मान ले जाए इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ भुजा, ये इसको मैं दे देता हूँ सेकंड भुजा और इसको नाम दे देता हूँ मैं थर्ड भुजा। ठीक है, तो देखो प्रश्न ध्यान, त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की जो एक भुजा है, एक मतलब फर्स्ट नंबर 1 को ले लो, त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी। तो मान ले जाए मैं दूसरा कलर पेन यूज करता हूँ, आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है। एक मिनट, कहाँ गया, हाँ ये। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर मान लूँ एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा को अगर x मान लूँ, तो एक भुजा क्या होगी, भुजा नंबर 1, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2x होगा। फिर बोलता है तीसरी भुजा के बराबर। फिर क्या होगा, जो पहली भुजा, एक भुजा जो तीसरी भुजा के बराबर होगी, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आया बात समझ में, ऐसे ये सॉल्व होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे पहला, माना लिख देते हैं माने दूसरी भुजा। ठीक है, सबसे पहले दूसरी भुजा की बात कर रहा है, दूसरी भुजा के बराबर होगी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दूसरी भुजा। ठीक है, माना त्रिभुज की दूसरी भुजा। देखो दूसरी भुजा क्या लेते हैं, अगर x लेते हैं तो प्रथम भुजा क्या होगा, प्रश्न अनुसार 2x हो जाएगा। तो और प्रथम भुजा का तीसरा भुजा क्या है, इक्वल है, तो तीसरी भुजा भी क्या होगा, 2x होगा। और बोलता है आगे, ये तो हो गया, हमने इसको बना लिया। उसके बाद बोलता है भुजाओं का योग 40 है। भुजाओं का योग माने सभी भुजा का योग करेंगे कितना आ जाएगा,
40 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार भुजाओं का योग, तो पहली भुजा क्या है 2x है, दूसरी भुजा क्या है x है, और तीसरी भुजा क्या है फिर 2x है। तो इन सब का योग कितना आएगा 40 आएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा समीकरण होगा ये। ठीक, आया बात समझ में। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, एक आयत की लंबाई, एक आयत है, आप जानते हैं आयत किसको बोलते हैं, आयत मतलब जिसकी आमने सामने की क्या होती है भुजा बराबर होती है, की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयत को समझते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो मान लीजिए मैं एक आयत बनाया, ये आप जानते हैं कि आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप पहले कैसे होता है, कैसे निकालते हैं कि उसको पहले जान लेते हैं। देखो ये आयत का परिमाप है, तो मान लिया जाए ये इसका क्या है ब्रीथ है, ब्रीथ मीन्स ये चौड़ाई। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ बी है, ये इसकी चौड़ाई को मैं मान लिया बी, और लंबाई को मैं मान लेता हूँ एल है। ठीक है, ये एल है, ये लेंथ। ठीक है, तो ये मैं बी माना हूँ, तो ये क्योंकि इक्वल होता है, ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ये तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये होगा। पहले हम आयत का परिमाप देखते हैं क्या होता है। परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, तो मैं इसको पी लिख देता हूँ ये। तो देखो परिमाप मीन्स मतलब क्या होता है, परिमाप मीन्स ये होता है कि कोई भी डायग्राम बना हुआ है, कोई भी आकृति है या कोई भी जगह है, उसके चारों दिशाओं का योग परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप मीन्स क्या होता है घेरा, और उस घेरा का योग क्या होता है परिमाप होता है। तो यहाँ पर चारों का योग, तो जैसे यहाँ बी है, मान लो इसको मैं ब्रीथ माना, तो ये बी, ये एल, फिर ये बी, फिर ये क्या हो जाएगा एल। तो इस प्रकार ये आपका जब इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2l + 2b होगा। तो इसमें p इसका क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे तो l प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यानी आप बोल सकते हो कि कोई भी परिमाप है, सॉरी जी कोई भी आयत है, उस आयत का परिमाप क्या होता है, क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, या बोल सकते हो पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। ठीक है, अब देखो अब हम प्रश्न को बनाने में हमको बड़ी आसानी होगी। अब हमने आयत का परिमाप जान लिया, तो देखो प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न अनुसार आपको चलते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मानो, देखो ये मैं बताने के लिए सॉल्व किया हूँ ना, आप इसको नोट करके अपने कॉपी पे कहीं रख लीजिए, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन आपका जो आंसर है समीकरण बनाने वाला वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पॉइंट से माना, पहले माना बोल रहा देखो या इस बात यहाँ पर लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है। देखो चौड़ाई से अधिक है, ये मेन पॉइंट है, चौड़ाई से अधिक है, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा 3x होगा। तो यहाँ पर लिखो माना आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है आपकी कितनी है, आयत की चौड़ाई को हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो आयत की जो लंबाई होगी, ठीक है ये लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3 गुनी है, 3 अधिक है, सॉरी जी 3 अधिक है, मैं 3 गुना बोल रहा था, यहाँ पर 3 का गुण 3 अधिक है। तो 3 अधिक है यानी क्या हो जाएगा एक समय 3 जुड़ जाएगा। यदि क्या है चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगा 3 अधिक हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। तो अतः प्रश्नानुसार जो क्या होगा, आयत की जो लंबाई, आयत की जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, आयत की परिमाप। ठीक है, देखो आयत की परिमाप क्या होता है, P = 2l + b। l क्या होता है लेंथ लंबाई, और p क्या होता है पेरीमीटर परिमाप। तो प्रश्न में आपका दिया है आयत का परिमाप कितना है 15, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15। ठीक है, और इक्वल 2 इंटू लेंथ लंबाई कितनी है x + 2, तो ये आ जाएगा आपका x, सॉरी जी x + 2 बोलते हैं, x + 3 है आपका ये, और चौड़ाई कितनी है x है। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसको एक बार मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण जो बनेगा 15 = 2 x + 3 + x, ये आपका होगा समीकरण। ठीक, ये समीकरण होगा आपका इस प्रश्न का। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 = 2 x + 3
प्लस एक्स। ठीक, आया बात समझ में? चलिए इसी पे और आपके प्रश्न लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका अगला प्रश्न है रमेश, दिनेश व सतीश। ठीक है, 3 व्यक्ति का नाम दिया हुआ यहाँ पर। रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। 3 व्यक्ति है, रमेश, दिनेश, सतीश। इनके पास क्या है? 2, 3, 4 के अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या, देखो इन बातों को ध्यान रखो, पेंसिलों की कुल संख्या कितनी? 18 है। तब समीकरण बताइए। तब हमें इसका समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, माना सबसे पहले क्या? रमेश के पास पेंसिल। रमेश के पास कितने पेंसिल हैं? रमेश के पास पेंसिल की संख्या रमेश के पास कितने पेंसिल है बोल रहा है प्रश्न में? 2 के अनुपात में है। ठीक है, रमेश के पास कितना? 2। ये तो इसको हम एक स्वरूप में मानेंगे क्योंकि हमको समीकरण बनाना है। और आप जानते हो समीकरण क्या होता है? चर के फॉर्म में जो लिखा रहता है और इक्वल करके 0 रहे या कोई संख्या रहता, वो समीकरण होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? कोई किसी चर के फॉर्म में लिखेंगे, चर के रूप में लिखेंगे। इसलिए 2 को हम लिख लेंगे 2x। ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4 का अनुपात दिया है तो 2 को हम लिख लेंगे 2x। ठीक है, उसी प्रकार दिनेश के पास पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दिया 3x। ठीक है, उसके बाद बोल रहा सतीश, तो सतीश के पास पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये दिया 4, तो ये हो जाएगा 4x। और बोल रहा है आगे, यदि पेंसिलों का कुल योग कितना दिया है? अतः पेंसिलों का कुल योग 18, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल ये हो जाएगा 18। ये ठीक है, ये हो जाएगा 18। ये आपका ऐसा बनेगा समीकरण। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपका। अगला प्रश्न जो है ये हम क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। आपके एक्सरसाइज हम 5.1 पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, आपका एक समीकरण दिया गया है, इन समीकरण को हल करना है। तो आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में जब बेसिक क्लास लिया था तो मैं आपको समीकरण की जो समानता रूल है, ठीक है ना, इक्वलिटी रूल है, उसके बारे में मैं आपको बताया था। समानता का नियम आपको मैंने 4 प्रकार का समानता का नियम बताया था और सबको एक बार जोड़ के भी बताया था। तो मैं 60 वाले जो जोड़ के है उसको बताता हूँ। आपने ये देखा था कि यदि 2 संख्याएं अगर आपस में इक्वल है तो किसी तीसरी संख्या से, अगर किसी तीसरी संख्या से या किसी तीसरी संख्या को उस पर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो उसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके मान इक्वल रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं समानता का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी रूल। तो इन प्रश्नों को इक्वलिटी रूल से हमको सॉल्व करना है, क्योंकि आपने किसके बारे में आपने पढ़ा है? तो आपने अपने इस क्लास में इक्वलिटी रूल के बारे में पढ़ा है, तो इसको हम इक्वलिटी रूल से बनाएंगे। हालांकि आप एक सिंपल मेथड जानते हो, मैं उसको भी बताऊंगा, आप सिंपल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट हमको इसको इक्वलिटी रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, आया बात समझ में? तो चलिए हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन है, तो इसका नियम रहता है लिखने का। सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया समीकरण। एग्जाम में इसी तरह आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। दिया गया समीकरण, आपका समीकरण है 5x + 2 = 17। ठीक है, तो देखो अब आप सोचो कि इसमें हम देखो समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो। समीकरण को हल करने का मतलब होता है समीकरण से क्या करना, x की वैल्यू को निकालना। x की वैल्यू क्या? चर है। तो इन सब अचरों को हमको क्या करना होगा, एक साइड रख के हम इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है कि x को निकालना है। तो ये जो अचर दिख रहा है इन सभी अचरों को हमको सॉल्व करना है।
तो आप सोचो कि इन अचरों को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इक्वलिटी रूल के अनुसार हमको क्या करना है, बराबर संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये चारों प्रकार का हम इस समीकरण में कर सकते हैं, लेकिन किधर किधर करना, दोनों पक्ष में करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका समीकरण दिया है 5x + 2 इक्वल दिया हुआ है 17। आया बात समझ में। अब मुझे इसमें से मान लिया जाए मुझे 2 को हटाना है। ठीक, किसको हटाना है जी, 2 को हटाना है। तो 2 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें -2 दोनों साइड मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप समानता के नियम का कौन सा नियम लगाए हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखते जाता हूँ, बगल में उस रूल को लिख दूंगा। ठीक है, जैसे अब देखो, अब उस टाइम में आपको अच्छे से लिख के बता रहा था, अब आगे आ गए हैं। तो ये हो जाएगा जैसे 5x + 2 - 2 इक्वल 17 - 2। देखो 17 ऋण 2, इधर भी ऋण 2 कर दिया, इधर भी ऋण 2 कर दिया, माने दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 2 को घटा दिया। इसको किससे घटाया मैंने, तो ये है हमारा इक्वलिटी रूल। हिंदी में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं समानता का नियम। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं समानता नियम या समानता का नियम, ऐसा लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वलिटी रूल। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 2 और ये 2 ये कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 17 में 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 15। अब आप क्या करो, यहाँ पर फिर से समानता नियम लगाओ। किसका समानता का नियम, भाग का नियम, क्योंकि इस इसमें हमको x निकालना है तो क्या करना होगा, इस 5 को हटाना होगा। पहले तो हमारा टारगेट 2 था, अब इस 5 को हटाना है, तो 5 का दोनों पक्ष में भाग दे दो। ये 15/5, तो 5 का जब 5 तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और 15 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वलिटी रूल लगाया। आप लिख दो बस ऐसा इक्वलिटी रूल से, आपको बताने की जरूरत नहीं कि भाग का लगाए, गुणा को समझ जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी रूल हमने यहाँ पर लगाया, तो इस प्रकार हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो हमारा इक्वलिटी रूल से है ना। एक और मेथड है जिसके बारे में आप जानते हैं और अधिकतर आप उस मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और उससे सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, बट हमको इसी सॉल्व करना है। जैसे क्या होता है, आपका समीकरण है 5x + 2 इक्वल 17। ठीक है, तो इसमें क्या करो, डायरेक्ट आप 5x बराबर 17, 2 को उधर लेके चले और रीड दो। 5x बराबर ये आ जाएगा आपका 15, तो x बराबर आपका ये आ जाएगा 15/5। तो x का आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3। ये है, ये मेथड दूसरा है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये इस मेथड से आपको एग्जाम में बनाना है। ये 9th के में है, आपने इसको 10th, ये 8, 6, 7 ये सब में इसको पढ़े होंगे, तो इसको हमको लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से बनाएंगे जो ऊपर लिखवाया हूँ, और आपको समझने के लिए एक और मेथड होता है, बताने के लिए मैंने क्या कर दिया, दूसरा बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको डाउट है कि भाई मैंने गलत तो नहीं बनाया। तब की स्थिति में आप कैसे प्रश्न को चेक करेंगे, ये आप देखिए, ये महत्वपूर्ण है इस पे। ठीक है, तो मान ले जाए, देखो ये 5x + 2 इक्वल 17 ये इक्वेशन है, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया है 3। तो आप क्या करो, जो आपको जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप क्या करो, x बराबर 3 रख दो। ठीक है, चेक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो 3 रखोगे, देखो तो ये हो जाएगा 5x की जगह हमने 3 रखा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, +2 बराबर 17। तो ये हो जाएगा 5 3 15, और 15 और 2 5 का 3 बार तो 15 हो जाएगा, ये 17 हो गया। इधर देखो 17 इक्वल 17। हमेशा अगर आप देखोगे कि जब x की वैल्यू रख दोगे तो लेफ्ट और राइट साइड अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आप समझिए कि हमने सही आंसर किया है। ठीक है, यहाँ पर बता दूं बच्चों, इस चेक को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ यही पूछा गया कि इसको सॉल्व करिए, बट आप रफ में चेक कर सकते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो चेक आप इस तरह से करेंगे। आया बात आपको समझ में? मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं आया है तो और क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चनों से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये है 5p + 1 इक्वल 24। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन इसमें तो x नहीं है। तो आप देख पा रहे हो x को जगह क्या कर दिया है, p इसमें चर पद दे दिया है। तो आपको सॉल्व करके क्या करना है,
जो पी की वैल्यू है उसको यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 1 को हटाना पड़ेगा और पी के साथ 5 मल्टीप्लाई है, इनको हटाना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट है पी की वैल्यू निकालना है, यानी इन दोनों को हटाना है। तो पहले 1 को हटाने के लिए हम काम करते हैं। तो पहले हमारा जो प्रोसेस रहता है उसके थ्रू इस प्रश्न को फिर लिखेंगे। माना नहीं, दिया गया समीकरण। ठीक है, दिया गया समीकरण, ये हमारा लिखने का तरीका रहता है। तो इन तरीकों से हमको लिखना है। क्यों? क्योंकि चेकर क्या करेगा, अच्छा नंबर देगा जब आप अच्छे तरीके से लिखोगे। तो ये हो जाएगा, पुनः लिख दो आप 5p + 1 = 24। ठीक है, तो इसमें इक्वलिटी रूल लगा, 5p + 1, दोनों साइड आप क्या करो, 1 को माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस, मैं प्लस साइन लगा देता हूँ, माइनस करना है ये। ठीक है, कैसे हुआ तो यहाँ पर आप बगल में बता दो, इक्वलिटी रूल, ये इक्वलिटी रूल से हमने किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5p इक्वल हो जाएगा 24 में एक जाएगा 23। ठीक है, अब इस 5 को हटाना है आपको। तो 5 को हटाना है तो क्या करोगे, दोनों साइड 5 को डिवाइड करोगे, ये तो 23 डिवाइडेड बाई 5, ये तो ये 5 आपको ऊपर नीचे कर जाएगा। तो क्या बच जाएगा, p इक्वल 23/5। यहाँ पर आप बता दीजिए कि क्यों आया। तो हमने यहाँ पर भैया इक्वलिटी रूल लगाया है, ये इक्वलिटी रूल से आया। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो जो 5p + 1 = 24 है, उसका p में जो आंसर आएगा, इसका जो हल होगा, ये हो जाएगा 23/5। ठीक है, तो p की वैल्यू आ जाएगा आपका 23/5। देखिए एक और मेथड है जो मैं पीछे में आपको बताया, उस मेथड को आपको एक बार और बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, ये डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे, 5p + 1 इक्वल दिया हुआ है 24। तो आप डायरेक्ट करो, 5p इक्वल 24 में 1 को इधर ले आओ, 5p बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23। तो p बराबर आपका आ जाएगा 23/5। ये है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड है ये। ठीक है, अब देखो मान ले जाए अब आपको आंसर चेक करना है। ठीक है, तो आंसर चेक, उत्तर की जांच, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उत्तर की जांच करना सिखाता हूँ आपको। हालांकि एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो पहले आपका समीकरण क्या दिया है, 5p + 1 इक्वल दिया आपको 24। तो आप p इक्वल कितना निकालो, आप p की वैल्यू निकालो 23/5, इसको रख दो। 5 × 23/5 + 1 = 24। तो ये 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 23 + 1 बराबर आ जाएगा 24। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल क्या आ जाएगा 24। तो ये आ गया लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल, यानी आपने जो आंसर निकाला है ये और यहाँ पर ये दोनों आपका क्या है, ये सही है। आपको आंसर को जांच को, कि आंसर की चेक को या उत्तर की जांच को आपके कॉपी पे जब आप एग्जाम पे रहोगे तो एग्जाम पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप यहाँ से चलोगे, ये दिया गया से लेकर यहाँ तक आपको बस यहीं तक ये सॉल्व करना है, इससे आगे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं आपको ये मेथड दूसरा आपकी जानकारी के लिए और उत्तर की जांच, ताकि आपको कहीं डाउट रहे एग्जाम में तो उत्तर की जांच कैसे करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए और प्रश्न लेकर आपकी जो इसकी जो डाउट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। आपका प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है 4x + 8x = 17x - 9 - 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिया गया समीकरण, लिखने के तरीका है हमारा, दिया गया समीकरण, ये दिया है 4x + 8x = 17x - 9 - 1, ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे 4x + 8x = 17x 17x, ये हो जाएगा 9 ऋण 9 और ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 10। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, हमारा काम ये है कि हमको क्या करना है, x को एक साथ, अब देखो इन दोनों को भी जोड़ दो। तो 8 × 4 = 12x बराबर 17x - 10।
अब देखो हमारे पास क्या है, दोनों साइड चर वैल्यू है, तो पहले तो इसको एक साइड करो, ठीक है। और ये ऋण 10 है, तो ऋण 10 है तो पहले ऋण 10 को हटाना हमारा काम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऋण 10 को हटाता हूँ। तो पहले सोचते ये हैं कि x को किधर रखेंगे। पहले यहाँ पर हमारा तर्क ये रहेगा, इसको आगे सॉल्व करने का तरीका ये है कि x को कौन से साइड रखें, और ये ऋण 10 जो अचर पद है और x वाला जो चर पद है, इनको कौन किस किस साइड रखें, इधर अचर रखें कि इधर अचर रखें कि इधर चर रखें कि इधर चर रखें। तो आप थोड़ी सी बातों को मेरे समझो, आप चाहो तो कहीं भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इधर चर को रखने के बारे में सोचता हूँ और इधर मैं अचर को रखने के बारे में सोचता हूँ। तो चर को इधर रखूंगा, यानी इस 17 को इधर से हटाऊंगा, 17x को इधर से हटाऊंगा मैं, क्योंकि इधर चर रखना चाहता हूँ और मैं इधर अचर रखना चाहता हूँ, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको इधर चर रखना होगा तो इधर क्या करेंगे, इस 12x को हटाएंगे, लेकिन मुझे इधर रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 17 को हटाता हूँ। तो 17 को हटाने का क्या तरीका है, उसमें माइनस कर दो दोनों साइड में, ये माइनस ये 17x माइनस 10 और ये कर दिया माइनस 17 ये x। किससे किया मैं, इक्वलिटी रूल से। ये तो यहाँ पर ये माइनस 17, ये 17 प्लस 17 कर जाएगा, इधर क्या होगा 12 में जब 17 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, कितना आएगा जी 5, कि कौन सा 5 और -5, क्योंकि यहाँ पर 17 बड़ा है और 17 क्या है, ऋणात्मक है, ऋण है, तो क्या आ जाएगा ऋण 5x, इधर आ गया ऋण 10, ठीक है। अब देखो पहले तो इधर ऋण है इधर ऋण है, तो आप जानते हो दोनों साइड ऋण ऋण रहता है तो क्या हो जाता है, वो कर जाता है, तो ये ऋण ऋण कर जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 10। अब देखो x के साथ क्या कॉम्बिनेशन है 5, अब 5 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्या करो आप 5 से भाग दे दो, ये 10/5। यहाँ पर बोल दो किससे, ये इक्वलिटी रूल से है, ये इक्वलिटी रूल है, ठीक है। तो ये 5 5 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा x, और 10 में 5 जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 बार में जाएगा तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा कितना 2। ये आपका आंसर है x बराबर 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो ये आपका प्रश्न है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी में आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - 2 + 5z = 2। तो इसको लिखते हैं, दिया गया समीकरण ये है आपका 3z - 2 + 5z = 2। देखो ये थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, रहने को ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आपका टारगेट ये रहेगा, अगर ब्रैकेट वाला है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करो भाई, पहले ब्रैकेट को ओपन करो, जो जुड़ता है उसको जोड़ो, और उसके बाद फिर हमारा काम रहेगा कि चर को एक साइड करना और अचर को एक साइड करना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर चर की वैल्यू फाइंड करना, ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3z, जब 3 का जब z - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3z ये माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस ये आज आपका 5z इक्वल आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3z - 6, तो इसमें जोड़ दो 3z और 5z दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 8z - 6 या ऋण 6 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपका टारगेट है, इधर से हमको क्या करना है, इधर आपको चर को रखना है और इधर आपको अचर को रखना है। तो इधर चर को रखना है, यानी हमारा 6 क्या है, अचर है, तो इस 6 को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 6 को हटाने का तरीका क्या है हमारे पास, इक्वलिटी रूल। तो यहाँ पर इक्वलिटी रूल लगाओ, तो xz, इधर देखो ऋण 6 है तो इक्वलिटी रूल क्या करेंगे, +6 करेंगे, ऋण 6 है तो धन 6 करेंगे, तो धन 6 दोनों साइड क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हमने किया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हमने क्या किया है, इक्वलिटी रूल से हमने सॉल्व किया। ये तो ये हमारा हो जाएगा 8z, ये कर जाएंगे दोनों, इक्वल आ जाएगा ये 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इधर 8 को हटाना है, दोनों साइड 8 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये ठीक है। तो
यहाँ पर फिर बता दो कि हमने किससे किया, इक्वलिटी रूल से किया है भाई। यहाँ पर लिख दीजिए इक्वलिटी रूल, ठीक है। तो 8z/8, तो ये 8 आपका कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। 8/1 तो कितना आ जाएगा 1, तो z बराबर कितना आ जाएगा 1। ये आपका आंसर होगा z बराबर 1, ठीक है। आया बात समझ में। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, तो z बराबर ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 ये बोलता है निम्नलिखित समीकरण के लिए कथन बनाइए। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको समीकरण दिया हुआ है, इन समीकरणों से हमको क्या करना है, कथन बनाना है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कथन कैसे बनाना है। तो कथन बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, इन समीकरणों को अच्छे से समझना होगा कि समीकरण हमको क्या बोल रहा है और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपका समीकरण है ये दिया हुआ है x + 3 = 27, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, x को अगर कोई संख्या मान ले, माना x कोई संख्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये हमारे लिए आसान होगा। x को कोई संख्या मान लेते हैं तो, या मान ले जाए x को किसी का उम्र मानते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मान ले जाए रामू को उम्र मान ली x, ठीक है। तो रामू के उम्र में जब 3 जोड़ा जाता है तो हमको 27 प्राप्त होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इस कथन को कैसे लिख सकते हैं। कोई संख्या मान के लिख सकते हैं कि कोई उम्र मान के लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस x को मैं संख्या मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लेता हूँ, माना x को क्या करता हूँ, एक संख्या मानता हूँ। तब की स्थिति में मैं क्या करूँगा, ये लिख सकता हूँ कि इसका कथन क्या होगा। देखो, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, ठीक, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर क्या होता है, 27 प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। अब देखो, अगर मान लिया जाए x और x/2, इसको भी कई तरह से हम लिख सकते हैं। देखो, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ। मान ले जाए x को मैं मोहन की संख्या मान लिया, और मोहन की संख्या बोलता हूँ जी, मोहन का उम्र मान लिया, और x + 2 को मान ले जाए मैं सोहन का उम्र मान लिया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मोहन का उम्र और सोहन के उम्र के योग कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। या मान ले जाए x को मैं कोई संख्या मान लेता हूं, तो आप बोल सकते हो कि किसी संख्या और उस संख्या का आधा का योग हमको कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। ऐसा भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि संख्या मान के लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखो किसी संख्या और लिखो और उसी संख्या का आधा का योग, ठीक है। देखो, कोई संख्या पूरा x लिए और उस संख्या का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। किसी संख्या और उसी संख्या का आधा का योग 18 प्राप्त होता है। यानी जब कोई संख्या है और उस संख्या का जब आप आधा कर देंगे और उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। किसी संख्या और उस संख्या का आधा हमको कितना मिलता है, 18 मिलता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला का ये देता है x/x + 2 = 30, ये बोल रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, कथन बनाना है। तो कथन बनाने से पहले आप सोचिए कि x को आपको क्या मानना है। तो मान ले जाए मैं x को मान लेता हूँ कोई संख्या है, तो आप नीचे देखिए x + 2 हो रहा है, यानी किसी संख्या x है, उस संख्या में 2 जोड़ दे रहे हैं और जो पूरी संख्या है उसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है।
तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर किसी संख्या में, देखो किसी संख्या तो x की बात हो रही है, तो किसी संख्या में दो जोड़ने पर, दो जोड़ने के बाद, दो बोलने यहाँ पर क्या होगा, बाद कर रहे हैं ना, किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद उसी संख्या को भाग देने पर, उसी संख्या से नहीं लिखेंगे ना, उसी संख्या से भाग नहीं दे रहे हैं, उसी संख्या को दे रहे हैं, यानी x को दे रहे हैं। किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद उसी संख्या को, ठीक है, जो संख्या हम लिए हैं उसी संख्या में भी बोल सकते हो या को बोल सकते हो, उसी संख्या में भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, ऐसा बोलो। चलो इसको मैं लिखता हूं, तो यहां पर लिखूं किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद ना, जो जोड़ने के बाद या दो जोड़ने के पश्चात भी लिख सकते हो, किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद उसी संख्या में किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद उसी संख्या में, ठीक है, उसी संख्या में भाग देने पर, उसी संख्या में भाग देने पर 30 प्राप्त होता है, ठीक है। देखो किसी संख्या में दो जोड़ने पर, तो कोई संख्या क्या है, x है, तो किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद, तो दो जोड़ दो, उसके बाद क्या करो, उसी संख्या में भाग देने पर, तो x कोई संख्या है तो उसी संख्या को क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया, यानी x में x प्लस 2 जोड़ दिया, तो हमको कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपके प्रश्नावली जो 5.1 है उसका हमने आज प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्नों को सॉल्व किया, और अगली जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।